हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। राइट। ये बताओ कि बल्ब में फिलामेंट होता है ना फिलामेंट। तो उस फिलामेंट आप स्विच ऑन करते हैं बल्ब का तो फिलामेंट रोशनी देती है। क्यों देता है भाई? अगर उस फिलामेंट में जो पतला पतला वायर होता है ना, उसको हटा कर अगर मोटा मोटा वायर कर दें तो आपको रोशनी देगी क्या? नहीं देगा, कम देगा। दूसरा पॉइंट, ऐसा क्यों होता है? अब ये बताओ, मान लो कि आपके जहां खड़े हो वहां से थोड़ी दूर पर, मतलब 50 मीटर दूर, 100 मीटर दूर पर आपके बहुत ही क्लोज लोग हैं खड़े, और सडनली उनको कोई मार पीट रहा है और बीच में बहुत भीड़ है। उस भीड़ को चीरता हुआ तुम वहां पहुंचोगे उनको बचाने के लिए। आपको वहां पहुंचते पहुंचते एकदम गुस्से से, इस बीच में जो आपको परेशानी हुई, इस परेशानी से वहां पहुंचते पहुंचते क्या होगा, काफी गुस्से में आ जाओगे, चेहरा लाल हो जाएगा। यानी कि वहां से वहां पहुंचने में आपको बीच में क्या हुआ, काफी प्रॉब्लम हुई, धक्का धुक्की। इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। यही चीज रेसिस्टेंस मेटल में भी होता है। मेटल जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, तो आपने यहां से स्विच कंडक्टर वायर लगाया और यहां से करंट यहां पहुंचता है। कैसे पहुंचता है करंट, ये बताओ। तो मेटल्स भी कंडक्टर होता है, और जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, पानी का मतलब जो डर्ट वाटर है वो भी कंडक्टर होता है, H2SO भी कंडक्टर होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कंडक्टर एंड दैट कंडक्टर? देखो, कंडक्टर मेनली हम कह सकते हैं कि दो टाइप का होता है। एक होता है मेटलिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर? जैसे NaCl को पानी में डाल दिया तो वह हमारा इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करेगा, यहां से वहां करंट फ्लो होगा। मेटल में भी करंट यहां से वहां फ्लो होगा। तो मेटल्स भी कंडक्टर का काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर का काम करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कैसे करता है, वो NaCl सॉल्यूशन कैसे करता है? तो मेटल्स कंडक्ट करता है ड्यू टू इट्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन मतलब ये कंडक्ट करता है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है लाइट की वेलोसिटी के आसपास? कितना होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगभग लाइट के बराबर है ना। इलेक्ट्रॉन कितनी तेज वेलोसिटी होती है, तो इसीलिए तो आपका वहां से कहां 50, 100, 200, 1000 किलोमीटर दूर वहां से स्विच ऑन करता है, तुरंत आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। क्यों भाई? बिकॉज मेटल्स के हेल्प से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मेटल के हेल्प से। तो मेटल में वहां से इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, उस चार्ज के एनर्जी से वह इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहां तक पहुंचा, आप तक पहुंचा, रास्ते में और भी नहीं दिया। सो मेटल्स कंडक्टर इज एक्सीलेंट। ये कंडक्ट करता बहुत फास्टली, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। और इलेक्ट्रोलाइट बहुत स्लो कंडक्ट करता है, बहुत स्लो। बिकॉज वहां पर किसको मूव करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट कैसे कंडक्ट करता है? तो जैसे NaCl है तो NaCl में Na+ और Cl-। तो Na+ का मास कितना होगा? जस्ट एज्यूम करो कि यानी कि 1 मोल अगर सोडियम लोगे तो 23 ग्राम, राइट। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg या 28 ग्राम। बताओ, -28 कितना कम है, और वहां कितना है? 23। अब सोचिए, यानी कि मास के बेसिस पर ही तो मूवमेंट होता है ना, नहीं? इसलिए मेटल्स कंडक्टर आर वेरी एक्सीलेंट, इट हैज वेरी हाई कंडक्टिविटी, राइट, कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब पतला वायर से कंडक्टिंग ज्यादा होगा, पतले वायर से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो करेगा, या मोटे वायर से? मैंने आपको बताया पतले वायर में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप हीटर जला रहे हो, ठंड का टाइम हीटर जला रहे हो, तो हीटर से जो तार है वो प्लग में लगाया, आप घर पर एक्सपेरिमेंट कर लेना। पतले तार से आप उस प्लग को जोड़ दो हीटर से, आधे घंटे 15 मिनट के बाद वो आपका तार शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट मतलब वो वायर जो मेल्ट कर जाता है। ये दो वायर जो जा रही है ना, ये दो वायर पतले पतले वायर है मान लीजिए, तो इतना रेसिस्टेंस होता है कि वह रेसिस्टेंस से वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर के ऊपर का प्लास्टिक मेल्ट कर जाता है, वो एक दूसरे को टच कर जाते हैं और फिर वो फ्यूज कर जाता है। लेकिन
मोटे वायर का जो वायरिंग होती है वहां क्या होता है, रेसिस्टेंस यानी ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में कम होता है। तभी तो वायरिंग जो होती है बाहर में जो देखते हैं सड़क पर, मोटे मोटे वायर, आपके घरों में पतला वायर, और प्लग से जो आपके पॉइंट तक आता है उससे पतला होता है, राइट। इसीलिए हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेटल की जो कंडक्टिविटी होगी, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होने देगा, कितना तेज से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उस पर कई फैक्टर काम करते हैं। तो अभी आपने कहा कि जितना पतला होगा उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना मोटा होगा, यानी कि अगर ये मोटा वायर है तो इससे मतलब रेसिस्टेंस कम होगा, बड़े स्पीडली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, या आपका शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, राइट। तो देखो मोटा है तो एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन को बोलेंगे ना, एरिया है ना, एरिया क्रॉस सेक्शन यानी ए स्क्वायर एल स्क्वायर, वो क्या जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और पतला होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, जितना लंबा वायर होगा, बहुत दूर से अगर तार आ रहा है करंट, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। इसलिए किसी मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है उससे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, करंट फ्लो होगा, वह 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है, 3 पॉइंट पर कर सकते हैं। एक तो होगा कि कितना एरिया क्रॉस सेक्शन है, जितना मोटा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना लंबा होगा रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेसिस्टेंस ऑफ द मेटलिक वायर। देखो, तो जैसे मान लो ये हमारा मेटल है, तो इस मेटल की जो कंडक्टिविटी होगी, सॉरी रेसिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना लंबा होगा उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। और एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये, सो एरिया क्रॉस सेक्शन जितना मोटा होगा उतना क्या होगा, बोलो, रेसिस्टेंस कम होगा, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A। जितना एरिया क्रॉस सेक्शन मोटा, जितना रेसिस्टेंस कम उतना होगा, इसलिए R प्रोपोर्शनल टू 1/A हो गया। इसी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं आज। हमारा टॉपिक है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, रेसिस्टिविटी, दूसरा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या सीधे उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी को भी हम स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोल सकते हैं, तो इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमने कहा कि द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, मेटल का कंडक्टर जो है मेटलिक वायर, ये मेटलिक वायर, इसकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, जितना लंबा होगा उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, जितना मोटा होगा, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। सो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन। सो R प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A, या R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, राइट। तो रेसिस्टिविटी को अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या डिफाइन करेंगे, रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, इट इज द रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर एरिया लेंथ एंड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया क्रॉस सेक्शन, दैट इज आवर रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंस जो प्रोड्यूस किया जाएगा 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले वायर से, और 1 एरिया अगर हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मान लेते हैं, तो उससे जितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाएगा उसी को बोले रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव R प्रोपोर्शनल L/A, R इज इक्वल टू रो इनटू L/A, और रो क्या हो सकता है, R इनटू A/L हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू A/L। R का यूनिट आप क्या जानते हैं, ओम, और A क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, राइट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी, हियर
रो जो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी. इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. अब कह रहा है कि when L is equal to 1 centimeter और A is equal to 1 centimeter square, then R is equal to A, right? R is equal to rho, जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं. तो क्या डिफिनेशन होगा? रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and area cross section is 1 centimeter square, right? This is called the resistivity. क्लियर? फिर से सुन लीजिए एक बार.